बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान साजिद गुंदल। आज 10 मई है साल 2021। कप्तान ने एक ही बाल पर शरीफ बरादरान और काजी फायद ईसा को क्लीन बोल्ड कर दिया है। हदैबिया पेपर मिल्स केस खोलने का हुक्म दिया है। हदैबिया केस क्या था, काजी फायद ईसा ने इस केस को बंद करके किस तरीके से शरीफ बरादरान और फैमिली को फायदा पहुंचाया, इसकी तफसीलात आज वीडियो में मैं आपके सामने रखूंगा। क्योंकि ये केस इंतहाई अहमियत का अमल है, मैं कोशिश करूंगा आसान अल्फाज के अंदर आपको समझाने की कोशिश करूं और वीडियो आखिर तक समाप्त करके अपने फीडबैक से जरूर आगाह कीजिएगा। आज फवाद चौधरी साहब ने इस हवाले से अनाउंसमेंट की और बताया कि आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अपनी कानूनी टीम के साथ मीटिंग की और शहबाज शरीफ के जो केसेस हैं उनका जायजा लिया गया और उसके बाद क्या फैसला हुआ। वो कहते हैं कि आज वजीर आजम इमरान खान को कानूनी टीम ने शहबाज शरीफ के मुकदमात के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी। हुकूमत ने यह फैसला किया है कि हदैबिया पेपर मिल्स का मुकदमा नए सिरे से तफ्तीश का मुतकाजी है और इस सिलसिले में मुतलका इदारों को तफ्तीश नए सिरे से शुरू करने की हदायत दी जा रही है। हदैबिया का मुकदमा शरीफ खानदान की करप्शन का सबसे आम सिरा है। इस मुकदमे में शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ मरकजी मुल्ज़म की हैसियत रखते हैं। जो तरीका हदैबिया में पैसे बेर भेजने के लिए इस्तेमाल हुआ, इसको बाद में हर केस में अपनाया गया, इसलिए इस केस को अंजाम तक पहुंचाना आज हद जरूरी है। अब आपको इल्म है कि इस केस के अंदर किस तरीके से शहबाज शरीफ और उनकी फैमिली, नवाज शरीफ और सबको फायदा पहुंचाया गया और काजी फायद ईसा ने ये मुकदमा बंद किया। इसको तो हम आगे चलकर बयान करेंगे, लेकिन ये केस है क्या, पहले इस पर बात करते हैं। तो ये हदैबिया पेपर मिल दरअसल गैर कानूनी दौलत को कानूनी बनाने का जाली फॉरेन करेंसी अकाउंट्स इस हवाले से खुलवाए गए, रकम जाली फर्जी अकाउंट्स के अंदर मुंतकिल की गई। फिर हदैबिया पेपर मिल्स एक जो है वो कंपनी, एक मिल के अंदर इस ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए सरमायाकारी की गई और फिर ये पैसा बाहर भेजा गया और बाहर से टीटीज के जरिए दोबारा ये पैसा पाकिस्तान में आया ताकि पता चले कि ये एक सरमायाकारी है। तो ये एक पूरा धंधा जो है वो खेला गया जब से नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ इक्तदार में आए हैं, यानी 90 की दहाई से 1992 से लेकर 98 और 2000 तक ये खेल मुसलसल इस तरीके से 1999 तक खेलते रहे। तो अब इसके अंदर क्या हुआ, नैब ने इस केस की मंजूरी दी है 28 फरवरी सन 2000 के अंदर, जब परवेज मुशर्रफ ने टेक ओवर किया और देखा कि किस तरीके से नैब ने जायजा लिया कि करप्शन ये करते रहे। तो 27 मार्च 2000 को जिमनी रेफरेंस शरीफ बरादरान के खिलाफ दायर किया गया। 16 नवंबर 2000 को फाइनल रेफरेंस दायर किया गया। इसके अंदर शरीफ खानदान के कौन कौन से लोग थे, एक तो ये जो जितनी हदैबिया पेपर मिल्स थी इसके सारे पार्टनर्स, शेयर होल्डर्स वो शरीफ खानदान के अपने ही लोग थे। चूंकि इसको सरमायाकारी के लिए इस्तेमाल करना था, काले धन को सफेद करने के लिए इस्तेमाल करना था, तो कोई और शेयर होल्डर इसके अंदर शामिल नहीं किया गया था। इसके अंदर नवाज शरीफ था, शहबाज शरीफ के खिलाफ था, मरियम सफदर इसके अंदर इन्वॉल्व थी, अब्बास शरीफ, हुसैन नवाज, हमजा शहबाज, शमीम अख्तर जो शरीफ बरादरान की वालिदा है, मियाँ शरीफ ये भी शामिल थे, इसहाक डार ये बाद में वादा माफ गवाह बने और इस हवाले से जो अब्बास शरीफ हैं उनकी जौजा भी इसके अंदर शामिल थी। तो इनके खिलाफ ये एक रेफरेंस था। अब इस हवाले से बताऊं कि इसके किस तरीके से शेयर्स बनाए गए इस हदैबिया मिल्स के अंदर। इस्मा नवाज, अस्मा नवाज ये मरियम की आपको इल्म है छोटी बहन है और ये कम सिन थी, इनकी उम्र छोटी थी, लेकिन 3,75,000 शेयर्स इनके थे इस मिल के अंदर। शहबाज शरीफ के 10,000 शेयर्स थे। राबिया इमरान ये भी छोटी बच्ची थी उस वक्त, लेकिन 3 लाख शेयर्स इनके थे। अब चूंकि शरीफ बरादरान का तरीका वारदात यही है कि इन्होंने अपने बच्चों के नाम एवनफील्ड अपार्टमेंट्स ले लिए, अभी वो पढ़ रहे हैं, किराए पर लिए हैं। बाद के अंदर जिस तरीके से झूठ बोला गया, ये उसी जमाने के अंदर एवनफील्ड अपार्टमेंट्स और ये सारा धंधा कायम किया गया है। अब क्या हुआ कि कुछ लोगों का इसके अंदर फॉरेन करेंसी अकाउंट्स इस्तेमाल किए गए और जाली नामों के साथ इस मिल के अंदर सरमायाकारी की गई। उसके अंदर कौन कौन है, एक तो बताऊं 1996 और 97 के अंदर 3 करोड़ रुपए की इस हदैबिया मिल जो है उसके अंदर सरमायाकारी हुई और 1998 के अंदर 61 करोड़ 22 लाख रुपए की सरमायाकारी की गई। अब ये वो दौर है जिस दौर के अंदर ये मिल खसारे के अंदर जा रही थी। एक मिल जब पहले अरब करोड़ों रुपए के खसारे पर जा रही हो तो कौन उसके अंदर सरमायाकारी करेगा। इस मामले ने भी इस पूरे इशू को मशकूक बनाया नैब की निगाह के अंदर।
اب جن لوگوں نے شیئرز خریدے آگے سے، اب وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں، 1996 تک 30 جون تک ذکا اللہ انہوں نے کچھ شیئر خریدے، 3 کروڑ کے شیئرز کی سرمایہ کاری کی۔ صدیقہ سید 29 کروڑ 44 لاکھ کے شیئرز لیے انہوں نے، یہ 92-93 کی بات ہے۔ طلعت مسعود قاضی، کاشم مسعود قاضی، اسکندر مسعود قاضی، اسکندرہ مسعود قاضی، ان کے نام جو ہے وہ اسی طرح ایک گور نامی خاتون ہے، یہ قاضی فیملی کو اس کے اندر استعمال کیا گیا۔ اب ان کے نام سے یہ سمجھے پیسے لیے، اور مل اس دوران کتنی خسارے کی تھی؟ تقریباً یہ 80 کروڑ روپے سے زائد کا خسارہ چل رہا تھا۔ اب یہ پورا یہ یہاں سے پیسہ پھر یہاں منتقل کیا مل کے اندر، مل سے پھر یہ پیسہ گیا باہر امریکہ، ایک قاضی سعید نامی کریکٹر ہے ان کی طرف، اور پھر یہ ٹیٹیز کے ذریعے یہ پیسہ واپس آیا۔ اب یہ گیا کس طریقے سے؟ چونکہ خود بادشاہ تھے، پہلی مرتبہ جب یہ 92-93 کے اندر وزیر اعظم تھے، درمیان میں پیپلز پارٹی کی حکومت آئی، اس میں آپ کو علم ہے پیپلز پارٹی نے کچھ تحقیقات کی، اور وہ چاہتے تھے کہ جس طرح سیاسی ایک دوسرے کے خلاف یہ چور چور کا نعرہ بلند کرتے رہتے ہیں، اس طریقے سے کام کیا، لیکن یہ چل ہی رہا تھا معاملہ آگے۔ پھر نواز شریف وزیر اعظم بنا، تو جب وزیر اعظم بنا اس نے کہا یہ تو میں کسی وقت بھی پھنس جاتا ہوں، تو ہمیں اب 2/3 اکثریت بھی مل گئی ہے، اپنی مرضی کے قانون بنائیں، شہنشاہ معظم بن چکے ہیں، تو اب ہم اپنی مرضی سے قانون سازی کریں گے، اور فارن کرنسی اکاؤنٹس کے اندر جتنا پیسہ بھی ہے اس کو اب ہم نے بیر لندن امریکہ کے اندر منتقل کرنا ہے۔ تو ایک قانون بنایا گیا 1992 کے اندر ہی بنایا گیا تھا، اور یہ تھا دا پروٹیکشن آف اکنامک ریفارمز ایکٹ، اور اس جو یہ غالباً 1997 کے اندر یہ ایکٹ بنا ہے، بہرحال میں اس کو دیکھ نہیں سکا، تو یہ ایکٹ بنایا گیا، اور اس 2018 تک جتنے فارن کرنسی اکاؤنٹ کے اندر پیسہ ہے وہ کہتے ہیں اس کی تحقیقات نہیں ہو سکتی، اس کو استثناء دے دیا گیا ہے۔ باہر ممالک کے اندر پیسے اگر کوئی ٹرانسفر کرتا ہے پاکستان سے، اس سے بھی پابندی ہٹا دی گئی۔ اسحاق ڈار جو ہے اس پورے معاملے کے اندر اس نے رہنمائی کی، اور یہ سارا کام ہوا۔ کچھ جعلی، جس طرح میں نے کہا، بے نامی بندے یوز کیے گئے، جیسے آج کل شناختی کارڈ یہ یوز کر رہے ہیں جعلی بینک اکاؤنٹس کے اندر، سلمان شہباز، زرداری گینگ، اور پورا دھندا اسی طریقے سے سر انجام دیا جاتا رہا۔ پھر یہ پیسہ باہر منتقل ہوا، وہاں سے دوبارہ یہ یہاں پر آیا ہے سعید قاضی، یہ لاہور کے ایک فرضی اکاؤنٹس کے اندر بینک آف امریکہ لاہور، آج کل وہ یونین بینک کے نام سے وہ بینک تھا، اس کے اندر فارن کرنسی اکاؤنٹ کے وہ اکاؤنٹس کھلوائے گئے تھے۔ اب اسحاق ڈار جب پکڑ میں آیا تو اس نے ایک اعترافی بیان دے دیا، اس نے بتایا جی یہ سارا دھندا تو انہی کا ہے، انہی کے کہنے پر میں سر انجام دیتا ہوں۔ تو اسحاق ڈار نے اعتراف کیا کہ نواز شریف اور شہباز شریف نے فرضی فارن کرنسی اکاؤنٹس کھولنے کا مجھے حکم دیا۔ اسحاق ڈار نے اس فراڈ کو اپنی مہارت کے ساتھ آگے بڑھایا، انہوں نے یہ سارے کام نواز شریف شہباز شریف کی ہدایت پر کیے تھے، چونکہ وہ وعدہ معاف گواہ بن گئے تھے، تو اس لیے نیب نے ان کا نام ملزمان کی لسٹ سے نکال دیا۔ اب یہ سارا پیسہ جو ہے یہ جہاں پر دیا گیا، یہاں رکھا گیا مختلف بینکس کے اندر، تو مزید قرضے بھی اس کے نام سے چودھری شوگر ملز، حمدہ شوگر ملز، حدیبیہ پیپر ملز، ان ملوں کے نام پر قرضے بھی یہ شریف خاندان لیتا رہا، منی چینجرز اور ٹیٹیز کے ذریعے دوبارہ یہ پیسہ یہاں پر منتقل ہوا۔ یہ میں بڑے کوشش کر رہا ہوں آسان الفاظ کے اندر، چونکہ یہ اتنا گمبھیر دھندا ہے، اس طریقے سے ان چوروں نے کرپشن کی ہے کہ ان کا دماغ اتنا تیز ہے، ہمارا تو اتنا تیز ہے نہیں، تو یہاں یہ پیسہ گما کے ایک اکاؤنٹ، دوسرا اکاؤنٹ، تیسرا اکاؤنٹ، الٹیمیٹلی وہ شریف خاندان اس کا بینیفیشری۔ پھر وہاں سے ایون فیلڈ اپارٹمنٹس بھی خریدے گئے۔ اب قاضی فائد عیسیٰ صاحب نے اس کیس کو کیسے بند کر کے شریف فیملی کو فائدہ پہنچایا گیا۔ اب جو سارا معاملہ ہے آپ کو علم ہے، جس طریقے سے بعد میں یہ ڈیل کر کے جدہ بھاگ گئے، پرویز مشرف کو احتساب کا شروع میں نعرہ لگایا، لیکن پھر کوئی غرض نہ رہی، نیب برائے نام ادارہ رہا، وہ انتقامی ادارہ بنا۔ جنہوں نے کاف لیگ جوائن کی وہ نیب سے خلاصی پا گئے، تو وہ نیب کا پورا دھندا اس نے اس کے اندر دلچسپی نہیں لی۔ بعد ازاں یہ معاملہ 2018 کے اندر کھلا، اور پھر یہ ہائی کورٹ آلریڈی 2014 کے اندر اس کا فیصلہ دے چکی تھی شریف خاندان کے حق میں، اور وہ بھی ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اندر انہوں نے کہا جی یہ ٹائم باہر ہو گیا ہے، یہ سنا نہیں گیا شریف مافیا کو، اور اس کے ساتھ ہی یہ چونکہ آپ نے نیب ایکٹ کے تحت بیان اسحاق ڈار کا ریکارڈ کیا تھا،
तो इसको करना था दफा 164 ज़ाब्ता फौजदारी के तहत। तो टेक्निकल ग्राउंड्स पर लाहौर हाई कोर्ट ने शरीफ खानदान को हमेशा की तरह रिलीफ दे दिया। आज तक इसहाक डार ने इस बयान का रिबटल नहीं दिया। एक मरतबा जब उन्होंने देखा कि अब तो फैसला हो गया तो अब वो फिर उस पूरे बयान से फिरे हैं। अब कादी फायद ईसा, जस्टिस मुशीर आलम और ये 3 रुकनी एक बेंच था सुप्रीम कोर्ट का, इसने इस पूरे मामले की समाअत की। अब समाअत करके तो कादी फायद ईसा साहब ने भी बड़ा फायदा पहुंचाया, बजाय इसके कि इतनी करप्शन हुई और ये तकरीबन 1 अरब और ऊपर कुछ टोटल अमाउंट बनती है 24 करोड़ की रकम जो है, इसके इजहार ये शरीफ खानदान नहीं कर सका था। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, उनकी औलाद सारे इसी धंधे के अंदर इन्वॉल्व थे। लेकिन कादी साहब ने कहा जी ज़ाब्ता फौजदारी के तहत ये बयान प्रोसिक्यूटर बताने में नाकाम रहे हैं कि ये ज़ाब्ता फौजदारी की दफ़ा 164 के तहत बयान नहीं हुआ, ये नैब एक्ट की दफ़ा 26(3) के तहत बयान रिकॉर्ड करवाया है। ये मजिस्ट्रेट को अख्तियार ही हासिल नहीं था। शरीफ खानदान को तो बड़ा जुल्म किया गया इनके साथ, इनको सुना भी नहीं गया, तो बगैर सुने इनको इन तमाम मुकदमात के अंदर रगड़ा गया। इन तमाम तर सूरत हाल के अंदर जो इसहाक डार का बयान है वो शरीफ बरादरान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ये ऐसी बात है कि मुल्ज़म खुद कहे मैं चोर हूं जज साहब, मैंने चोरी की है, मैंने चोरी की है। जज साहब कहे नहीं 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 पुत्र तू चोरी नहीं की थी, तू तेल फर्क लग रहा है, तू चोरी नहीं। वो कहता कसम अल्लाह दी मैं खुद की थी। वो जज साहब कहते नहीं पुत्र तू नहीं की थी, तो नंजे फर्क लग रहा है, तेरा दिमाग नहीं ठीक। तो इस तरीके से अजीब तरीके से इस पूरे केस के अंदर रिलीफ दिया गया। और बाद के अंदर जब ये इक्तदार में आए हैं 2010 से लेकर पंजाब हुकूमत इन्होंने बनाई और फिर आगे ये बड़े आपस में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन करते रहे, तो जितने भी इन्होंने करप्शन की है, जितनी लूट मार की है, ये टीटीज का धंधा जो हमजा शहबाज, शहबाज शरीफ, सलमान शहबाज, इसी तरह जाली बैंक अकाउंट्स का धंधा, जरदारी बरादरान का तरीका कार तकरीबन ये यही है जो तरीका इन्होंने उस केस के अंदर इन्वॉल्व किया। तो अब जबरदस्त तरीके से ये स्ट्रोक खेला और मैंने आपको बताया था कि कप्तान ने फैसला कर लिया है। और मैंने ये सबसे पहले आपको खबर दी है कि उन्होंने कहा था कि मैं मक्का शरीफ के अंदर एक दफा बिल्कुल प्योरिफिकेशन हो गई है, मेरी दिमाग क्लियर हो गया है, रूहानी सुकून मिल चुका है, माफिया के खिलाफ जंग लड़ने के लिए मेरी बैटरी चार्ज हो गई है और अब मैं लड़ूंगा। आज ये आते ही बहुत बड़ा धमाका है। अगर तो इदारे ईमानदारी के साथ इस केस को आगे लेकर चलें तो आज तक जितने करप्शन के धंधे हैं शरीफ फैमिली के, उसका तरीका वारदात यही है। और तमाम केसेस की ये माँ या बाप आप केस कह सकते हैं। और इसके अंदर जो मोहतरम जज साहब हैं वो भी एक्सपोज होंगे, शरीफ फैमिली भी एक्सपोज होगी। और जो इसको बचाने के लिए शरीफ फैमिली को जिन्होंने एक घनौना किरदार अदा किया, जिन्होंने एनआरओ दिए, वो सारे इस धंधे के अंदर एक्सपोज होंगे और अवाम के सामने उनको जनाटेदार पुरअमन आइन और कानून के मुताबिक थप्पड़ पड़ेंगे। तो ये एक बोल्ड स्टेप है। बड़ा बदमाशिया अशराफिया अब बयान करेगा कि ये चीनी चोर, आटा चोर, ये उधर से तवज्जो हटाने के लिए ये कर दिया, वो कर दिया। भाई वो काम चलता रहेगा, आप तनकीद कीजिए, लेकिन कौम के इस अरबों रुपए जो आपने खाए हैं उसका हिसाब आपको देना पड़ेगा। अपने मेजबान साजिद गुंजर को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।